हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। बहुत इंतजार के बाद आज हम आपके लिए क्लास 10 के जो सैम्पल पेपर सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए हैं उन सभी के हम सॉल्यूशंस लेकर आपके सामने आ गए हैं। सीबीएसई ने जिस करके आपकी डिसाइड किया है कि बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, टर्म 1 टर्म 2, उन सभी का सिलेबस वो बहुत पहले रिलीज कर चुके थे और अब उन्होंने सैम्पल पेपर भी रिलीज कर दिया। अब सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। हिंदी हमारा आज जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं ये क्लास 10 का हिंदी कोर्स ए का जो टर्म 1 का सैम्पल पेपर है उसके सॉल्यूशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्या है इस पेपर में, कैसे आएगा, सब कुछ देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास इस पेपर में, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021 और 22, विषय हिंदी, हिंदी पाठ्यक्रम आ, कोड का ध्यान रखिएगा। आ पाठ्यक्रम क्यों है, मतलब हमारा कोर्स ए है और उसका कोड क्या है 002, कक्षा है 10वीं, निर्धारित समय 90 मिनट। अब 90 मिनट का मतलब आपके पास 1.5 आवर है और अधिकतम अंक है 40 अंक का ये पूरा पेपर है, जिसमें आपके मतलब 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है। 10 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से इंटरनल बेसिस पे बोर्ड को जाएंगे, तो आपका टोटल फर्स्ट टर्म हो जाएगा 50 मार्क्स का। अब शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश क्या दिए गए हैं इसके अंतर्गत। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड का, खा और गा, यानी कि 3 खंडों में ये विभक्त है। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब तीनों खंडों को मिला के 10 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उप प्रश्न हैं, यानी कि हर खंड में जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं उसके उप प्रश्न हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी कि अगर मान लीजिए प्रश्न संख्या 1 है तो उसके अंदर भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है खंड जो हमारा का आता है उसमें कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। टोटल कितने 20 प्रश्न यानी खंड का में पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशन का पालन करते हुए 10 प्रश्नों के सही उत्तर देने। 20 में से आपको सिर्फ 10 प्रश्न बताने हैं। कैसे? पहला खंड आपका अपठित बोध होगा। अपठित गद्यांश जो हम पढ़ते हैं ना, गद्यांश और पद्यांश, तो आपके 5 गद्यांश के और 5 काव्यांश के होंगे। तो उसमें आपके सामने ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए आपको उसमें से सिर्फ 20 में से 10 प्रश्न करने हैं। तो कोई आप जो भी आप चूज करेंगे 5 उसके क्वेश्चन हो जाएंगे और 5 गद्यांश के और 5 काव्यांश के, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। फिर है खंड खा। खंड खा में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 प्रश्नों के ही सही उत्तर देने हैं। अब खंड खा में 20 प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका व्यवहारिक व्याकरण है। व्याकरण के जो 4 टॉपिक हमारे इसमें आ रहे हैं उन्हीं पर ये खंड है, जिसमें आपका टोटल 20 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 16 करने हैं। फिर है खंड गा। खंड गा में कुल 14 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज से आया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें 14 के 14 पूरे प्रश्न करने हैं। इसमें किसी भी तरह आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सभी उत्तर वाले गोले को भली प्रकार से केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पॉइंट पेन से ही OMR शीट पर भरे। अब क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, OMR शीट दे दी जाएगी। आपको सिर्फ जो सही आंसर है उसकी OMR शीट पर आपको इसको फिल करना है। सिर्फ ब्लैक या ब्लू कलर के इंक पेन से ही इसको आप फिल करेंगे। तो ये तो सामान्य निर्देश हुए। अब हमारे पास आ रहा है खंड का। खंड का क्या है? अपठित बोध, मतलब इसके अंदर जो गद्यांश और पद्यांश हमारे बिना पढ़े हुए आते हैं, जो हमने नहीं पढ़े हैं, वो हमारे सामने आएंगे। तो पहले क्या है, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 10 अंक के दिए गए हैं। आप 10 अंक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है आपको बता दें, 2 गद्यांश है। एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन है, दूसरे गद्यांश में 5 क्वेश्चन है। आपको कोई भी एक गद्यांश लेना है और उसके 5 क्वेश्चन को करना है। तो क्या है, अब देखिए गद्यांश को अब हम पढ़ते हैं। तो क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इसी प्रकार परिभाषित किया गया है। वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है, जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का दायित्व तो सिर्फ सरकार का है।
यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन ना करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है, किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाहित करना चाहिए। तो यहां पर एक गद्यांश था, अभी हम और देख रहे हैं। गद्यांश अभी आगे है हमारे पास में। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह किए बिना काम करते हैं। विकासशील देशों में गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन ना छिन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक प्रयास करें। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान से सरकार का पूरा साथ दें। तो ये हमारा पहला गद्यांश था। अब इस गद्यांश पे आधारित हमारे पास प्रश्न आएंगे। देखिए, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे गद्यांश हो, काव्यांश हो या क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, सभी हमारा जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है, प्रश्न संख्या 1 का पहला, प्रश्नों के भी उप प्रश्न है, तो ये प्रथम प्रश्न है और उसका प्रथम उप प्रश्न है। क्या चीज? गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। मतलब श्रम को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। कैसी? बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। तो जो सोच है इस गद्यांश के अनुसार जो है कि लोगों की सोच क्या है, वो क्या है? बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। जो इस गद्यांश में दिया है कि लोगों की इस बारे में जो सोच है, तो सही आंसर हमारा ग है। अब इसके बाद आ रहा है हमारा प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है? घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करते देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं? क्यों हम उनकी तरफ कुछ एक्शन नहीं लेते? देखा और निकल गए, ऐसा उदासीनता क्यों? हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। तो अगर आप गद्यांश में देखेंगे तो उसमें क्या है कि हम इन सभी लोगों को काम करते हुए भी इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। मतलब हमारे अंदर अब वो दूसरों को लेकर वो फीलिंग्स नहीं रही, हम सिर्फ अपने तक ही काम करके खत्म हो जाते हैं, दूसरों के लिए हमारे पास उतनी फीलिंग नहीं है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो इसमें क्या आंसर दिया है? बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छिन जाता है, क्यों हमें ऐसे सार्थक प्रयास करने चाहिए। बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं। बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है। बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। तो क्यों हमें प्रयास करने चाहिए? क्योंकि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन जो है वो बचपन में ही छिन जाता है, वो उतना कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। अब है प्रश्न संख्या हमारा चौथा क्या है? बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है? क्या कारण है कि उनको विवश किया जाता है? जागरूकता का अभाव है, निर्धनता और भुखमरी है, शिक्षा का अभाव है या लोगों की मनोवृत्ति है?
बाल श्रम के लिए जो ज्यादा काम बच्चों से कराया जाता है, कारण है उसका क्या है? निर्धनता और भुखमरी। लोगों के पास खाने के लिए चीजें नहीं रहती, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता, तो जितने लोग कमाएंगे उतना पैसा आएगा, तो घर के जितने भी मेंबर हैं उनमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, तो वो सभी काम करने लगते हैं और पैसा घर में आने लगता है। तो वो निर्धनता और भुखमरी कहीं हद तक थोड़ी सी कम हो जाती है कि भाई खाली पेट नहीं सोना पड़ता। अब है प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है? बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान हो रहा है? देश को इससे क्या नुकसान हो रहा है? बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर करता है। लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो गद्यांश के अनुसार जो इसका उत्तर है वो है बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। अब हमारे पास आएगा हमारा दूसरा गद्यांश। दूसरा गद्यांश हमारा क्या है, पढ़ते हैं। अब देखिए, जो भी आप गद्यांश अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी ओएमआर शीट में वही हमें फिल करना होगा, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी तरीके से आप उसको फिल करेंगे। अब या तो आप पहला अटेम्प्ट कीजिए या हम दूसरा पढ़ते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्या दिया है? निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक निर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक यानी शहरी और ग्रामीण शैक्षिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो अब ये जो पूरा पैरा हमने पढ़ा ये महिलाओं के ऊपर था, महिला सशक्तिकरण के लिए था, महिलाओं की परिस्थितियों के ऊपर में ध्यान करते से पहला हमने बाल श्रम पे पढ़ा था, ये महिला सशक्तिकरण पे था। अब इस पे आधारित प्रश्न उत्तरों को हम देखते हैं कि इस पर जो हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम कैसे देखेंगे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई है, क्या कारण है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, इसलिए वे आत्मनिर्भर थी, इसलिए वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी, वे शिक्षित थी। तो जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ही निर्बल थी। उनकी स्थिति भाई अब निर्बल है तभी तो उनका सशक्तिकरण करना है, हम किसी चीज में पार्ट नहीं कर रहे हैं तभी तो हम वो चीज करना चाहते हैं। तो उनकी स्थिति निर्बल थी, इसीलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है? ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए गांवों में सुविधाएं उपलब्ध कराएं,
सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो जो सही आंसर है, जब गांवों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाएगा तभी ग्रामीण सोच में परिवर्तन आएगा। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में क्या है? अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है? लोग जो है नहीं बोझ समझ रहे, ये समाज में किस सोच का है? पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक या संकीर्ण? तो ये क्या है? अब ये सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी का ही ये संकेत है। मतलब अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में सकारात्मक सोच का परिणाम है, यानी पॉजिटिव सोच का परिणाम है। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास में क्या दिया है? महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है? जब महिला सशक्तिकरण होता है तो उसका प्रभाव परिवार पे क्या दिखता है? वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो जब महिला कमाने लगती है तो क्या होता है? परिवार की आर्थिक स्थिति, जो वित्तीय स्थिति होती है, वो सुदृढ़ यानी कि मजबूत हो जाती है। तो क्या है? आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आती है, यानी कि मजबूती आती है। अब है प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या है? क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? तो महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है? सिर्फ आर्थिक रूप से ही वो जो है मतलब होते हैं ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपना पैसा खुद कमाने लगे, इसी से महिला सशक्तिकरण हो जाएगा? क्या ये सही है? तो क्या दिया है? हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो सकती हैं। दूसरा, नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तीसरा, हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। चौथा, नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो यहां पर क्या है? सिर्फ वित्तीय आप आर्थिक रूप से अगर मजबूत होते हो तो यही खाली जरूरी नहीं है, इसके लिए हमें उनका भय मुक्त होना और प्रतिबंधों से मुक्त होना भी जरूरी है। कहने का मतलब उनके ऊपर जो बंधन होते हैं उनसे भी उन्हें मुक्ति दीजिए और उन्हें एक निर्भय समाज दीजिए कि भाई रात में निकलते समय डर नहीं लगे चीजों, तो वो भय मुक्त होना भी जरूरी है। अब यहां पर हमने दोनों गद्यांश खत्म किए। अब हमारे पास जो आएगा हमारा वो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा काव्यांश है। क्या दिया गया है? नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो अब यहां पर क्या करना है? आपके पास 2 गद्यांश दिए, दोनों में से कोई एक करना है और हर जो काव्यांश है उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1 मार्क्स ईच में है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका प्रश्न संख्या जो हमारा 3 यहां पर 2 दिया हुआ है वो। देश के आजाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से धमनियां फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए, हो गया हूं और जर्जर बोर ढोकर थक गया। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वन कहां जब कुल्हाड़ी की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। तो यहां पर क्या है? आपको जो पेड़ कट रहे हैं उसके ऊपर जो है ये एक पैरा जो कविता टाइप की ये दी गई है आपके लिए। तो अब यहां पर क्या दिया है? आगे अभी और है। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छत्र से सर्वस्व देकर जो मनुज को लाभ पहुंचाते सदा, कट रहे हैं सभी वन, पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विदुप। ऋतुएं रो रही गगनचुंबी वन सदा, जिनके हृदय से फटते झरने नदी बहती सुशीतर नीर की। हर पहर नित चहकते हैं कूदते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते जहां। तो ये कविता हमने पढ़ी, अब इस पे आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो पहली आ रही है वो क्या है? अब असह्य इस दर्द से में असह्य दर्द का क्या कारण है? असह्य दर्द जो शब्द इस्तेमाल किया, इसमें असह्य दर्द से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है उसका? आजादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का ना रहना या जर्जर हो जाना। तो ये जो असह्य दर्द जिसके लिए हो रहा है वो है वनों का ना रहना, मतलब वन ही नहीं रहेंगे, तो वो एक असह्य दर्द है जिसे सहा नहीं जा सकता।
अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? जब कुल्हाड़ों की तृष्णा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य? अब ये जो कथन दिया गया है इसका क्या मतलब है? हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना, पेड़ों को काट कर भी तृप्त ना होना। तो यहां पर क्या है? कुल्हाड़ों की तृष्णा यानी कि प्यास नहीं बुझ रही, मतलब आप तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं लेकिन तब भी प्यास नहीं बुझ रही है। तो उसका सही आंसर क्या है? पेड़ों को काट कर भी तृप्त ना होना। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास में क्या दिया है? प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास में है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ ना होने का कारण क्या है? अंत्येष्टि क्या होती है? मतलब मरने के बाद जो चिता जलाई जाती है तो वो लकड़ियों पर जलाई जाती है, तो उसको बोलते हैं अंत्येष्टि। अब उसके लिए भी लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, इसका क्या कारण है? वन काटे जा रहे हैं इसलिए, वर्षा के अभाव में वनों का सूख रहे हैं इसलिए, वन महोत्सव या मुनाफाखोरी। तो जो हमने अभी काव्यांश पढ़ा उसके अनुसार वन काटे जा रहे हैं इसलिए अंत्येष्टियों के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही हैं। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास क्या दिया है? पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? पेड़ों को मानव बंधु क्यों कह रहे हैं? मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं, मानव पेड़ों का रक्षक है। तो अब इसमें सही आंसर हमारा क्या होगा? पेड़ों को मानव बंधु इसलिए कहा गया है क्योंकि पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ अपना सब कुछ दे देते हैं, हमसे कुछ नहीं मांगते हैं और अपना सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए उन्हें मानव बंधु कहा गया है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? इस कविता में हमें क्या प्रेरणा दी गई है? किस चीज की प्रेरणा हमको दी जा रही है? स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की या वन संरक्षण की? तो हमें प्रेरणा किस चीज की दी जा रही है? वन संरक्षण की, मतलब हमें अपने वनों को बचाना है। इसी के लिए ये पूरी कविता लिखी गई है कि आजकल क्या क्या हो रहा है, जब वन नहीं मिलेंगे तो हमें अंत्येष्टि तक के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, आगे भी हमें भाई अच्छा पर्यावरण नहीं मिलेगा, सभी कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो यही प्रेरणा दी जा रही है कि हमें अपने वनों को बचाना है। अब ये तो पहला काव्यांश हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास हमारा दूसरा काव्यांश आएगा, अब हम उसको देखते हैं। तो दूसरा काव्यांश क्या है? मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ आओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग द्रगों में कौतुक था उछल रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह मां काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजिल मूर्ति देख मुझमें नव जीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं, जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। तो ये कविता किसके द्वारा लिखित है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा। इस कविता में उनका बचपन उनकी बेटी के रूप में वापस आया था, इस चीज को उन्होंने इस कविता में हमारे सामने व्यक्त किया है। अब इस कविता पर हम अपने 5 प्रश्न देखेंगे क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया है। तो किस रूप में वो पुनः पा रही है, उनको फिर से अपना बचपन किस रूप में मिला है? सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, बचपन की मृदु स्मृतियों के रूप में या मां के रूप में। अभी क्या है, उनकी बेटी आ गई है तो उसी रूप में उनका बचपन वापस आया। तो अपनी बिटिया के रूप में कवयित्री ने जो है अपने बचपन को वापस पाया है। अब है प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है? कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी? किसको खोज रही थी? अपनी बेटी को, बचपन की सहेली को, अपनों के सहचर्य को या अपने बचपन को।
तो क्या किसको खोज रही थी? वो वर्षों से अपने बचपन को ही खोज रही थी, जो उनकी बेटी के रूप में सामने आया था। अब है प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है? कवयित्री की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा है? उनकी बेटी आई थी ना, तो क्यों, किस चीज के लेकर उसको बड़ा गर्व था, बहुत जैसे लग रहा था उसने दुनिया जीत ली है, ऐसा विजय गर्व मतलब उसे लग रहा था सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। तो किस कारण लग रहा था? मां को संग खेलते देखकर, मां के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, मां को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, या मां को प्रसन्न देखकर। तो वो क्यों विजय गर्व से थी? क्योंकि वो मां को मिट्टी खिलाने के लिए लेकर आई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये विजय गर्व उसके अंदर झलक रहा था। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? मिट्टी खिलाने आई बेटी की छवि कैसी थी? जो मिट्टी खिलाने लेके आई थी उसकी छवि का वर्णन भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। तो वो किस रूप में किया था? उसका शरीर धूल धूसरित था और आंखों में डर था, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों में उत्सुकता झलक रही थी, उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी, उसकी छवि मनमोहक और आकर्षक थी। तो सही कैसे उसका रूप का वर्णन किया था? ये सेकंड वाला, उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। अब है प्रश्न संख्या 5 में क्या है? बेटी और मां के बीच क्या संवाद हुआ? उन लोगों दोनों के बीच क्या संवाद हो रहा था? मां ने पूछा यह क्या लाई हो, और बेटी बोली मां खाओ। दूसरा, मां ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो, और बेटी बोल उठी मां तुम भी खाओ। मां ने पूछा क्या खेल रही हो, और बेटी बोल उठी मां आओ तुम भी खेलो। मां ने पूछा हाथ में क्या लाई हो, और बेटी बोल उठी मां तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हूं। तो जो सही वाक्य था क्या था? पहला वाला हमारा, मां ने पूछा क्या लाई हो और बेटी बोल उठी मां खाओ। तो ये इस हमारे जो काव्यांश पे थे, ये हमने सभी प्रश्न हल किए। तो पहला का हमारे गद्यांश भी हो गए, काव्यांश भी हो गए। अब जो आएगा वो है हमारा खंड खा। खंड खा में हमारा व्यवहारिक व्याकरण रहेगा। तो अब खंड खा में हमारे पास, हमने जैसे बताया कि हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण में हमारे पास क्या आ रहा है? प्रश्न संख्या 3 से शुरू हो रहा है हमारा व्यवहारिक व्याकरण। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 into 4 यानी कि 1 मार्क्स ईच दिया है। आपके पास इसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 पे आपको सिर्फ 4 ऑप्ट करने हैं। जो भी आपको आते हैं वो आपको 4 लेने हैं, सिर्फ आप उनका आंसर देंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य का भेद होगा। यानी ये तो हमारा जो एक सेंटेंस दिया है, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, तो इसमें हमें बताना है ये कौन सा भेद है। आप देख रहे हो बादल घिर आए, ये एक सेंटेंस है, और दूसरा है वर्षा होने लगी, एक ये सेंटेंस है। तो दोनों सेंटेंस क्या है? हमारे स्वतंत्र हैं, एक दूसरे पर जो है डिपेंडेंट नहीं है। तो सिंपल हम यहां पर क्या देखेंगे? ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। हमें पता है जब पहला वाक्य स्वतंत्र रहता है, हमेशा वो दूसरे वाक्य पे डिपेंडेंट नहीं रहता, तो वहां पर हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। अब इसी प्रश्न संख्या 3 का हमारा दूसरा प्रश्न जो आएगा वो क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? अब आपके सामने 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें मिश्र वाक्य क्या है। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, दोनों वाक्य स्वतंत्र है, इसलिए ये तो संयुक्त वाक्य है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा, बच्चे दूध पीकर सो गए, ये तो सरल वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहे, तो ये भी हमारा सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। अब पहला सेंटेंस देखिए, जो झूठ बोलते हैं, हमें ये लग रहा है ये वाक्य अधूरा है, क्योंकि ये दूसरे वाक्य पे इसका जो पूरा वाक्य है अभी बाकी है, अधूरापन हमें लग रहा है। तो क्या दिया है? उन पर विश्वास मत करो, तो मतलब सही हमारा ये है। मिश्र वाक्य हमेशा क्या रहता है? पहला वाक्य हमारा दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट रहता है। तो ये हमारा पहला वाक्य, जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं, हमें लग रहा है हम बोल रहे हैं, तो उसी से आपको पता चल रहा है कि ये अधूरा है। तो ये किस पे डिपेंडेंट है? उन पर विश्वास मत करो वाक्य पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा यहाँ पर ये होगा। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 में हमारे पास क्या दिया है? आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। अब ये 2 सेंटेंस हमारे पास अलग अलग दिए हैं। क्या दिया है? इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करिए।
संयुक्त वाक्य में जब आप रूपांतरण करेंगे तो पहला वाक्य हमारा स्वतंत्र रहना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्या दिया है, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। हमें सही लग रहा है, लेकिन तब भी हम आगे का पढ़ते हैं। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। अरे ये तो डिपेंडेंट वाक्य हो गया, ये तो मिश्र वाक्य बन गया, तो ये तो गलत है। आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, ये तो सरल वाक्य में तब्दील हो गया। फिर चौथा है, आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया, ये भी हमारा मिश्र वाक्य। तो सही हमारा क्या है, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया, ये हमारा सही है। अब हम आ रहे हैं प्रश्न संख्या 4 पर। 4 पे क्या है, वह पुस्तक कहां है जो कल खरीदी थी। अंडरलाइन वर्ड है, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। अब ये जो है ये एक अंडरलाइन वर्ड है, इसे उपवाक्य में बताना है कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका जो मुख्य वाक्य है, वह पुस्तक कहां है। हम किसके बारे में पूछ रहे हैं, पुस्तक के बारे में, और पुस्तक क्या है, संज्ञा है हमारी, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, जो कल खरीदी थी। अब पुस्तक के बारे में वो क्या बता रहा है, वो कल खरीदी गई थी, यानी कि संज्ञा के बारे में जो शब्द बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विशेषण। तो यहां पर ये वाक्य हमारा क्या रहेगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा, क्योंकि ये संज्ञा के बारे में हमें बता रहा है। तो सही हमारा यहां पर कहां है, ये रहा, विशेषण आश्रित उपवाक्य हमारा सही होगा। अब हमारे पास में आ रहा है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारी क्या है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन है। अब यहाँ पे 4 वाक्य दिए गए हैं, आपको सरल वाक्य बताना है इसमें कौन सा है। जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, ये तो हमारा मिश्रित वाक्य है, क्योंकि पहला वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारा गलत है। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, और ये वाक्य तो हमारा संयुक्त वाक्य है, तो गलत है। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये सरल वाक्य है, लेकिन तभी आगे का हम पढ़ते हैं, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, और ये हमारा मिश्र वाक्य में आ रहा है। तो सही हमारा क्या है, वर्षा होते ही मोर नाचने लगते हैं। अब हमारे पास में आ रहा है इसका प्रश्न 4। प्रश्न 4 हमारे पास क्या है, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर अब आपके सामने 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो हमारा प्रश्न संख्या 3 थी वो हमारे वाक्य पे आधारित थी, अब जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है ये वाच्य पर आधारित है। तो जो 5 प्रश्न अब आपके सामने आएंगे वो किस पे आधारित होंगे, वाच्य पर आधारित होंगे। तो निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। क्या दिया है, पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लगा है, द्वारा, और जहां पर भी द्वारा शब्द लगा होता है वो सीधे सीधे हमारा कर्मवाच्य होता है। तो ये क्या है, हमारा कर्मवाच्य हमारा होगा। अब है हमारा प्रश्न संख्या 2। 2 में क्या दिया है, हालदार साहब ने पान खाया। एक सेंटेंस है, उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। सिंपल है, कर्मवाच्य में हमें बदलना होता है तो हम क्या लगा देते हैं, हमें वाक्य के अंदर द्वारा लगा देना है, ये तुरंत ही हमारा कर्मवाच्य में बदल जाएगा। तो क्या दिया है, कहां पर हम देखते हैं, हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, हालदार साहब ने पान नहीं खाया जाता, हालदार साहब पान खा रहे हैं, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। तो अब अगर हम देखेंगे चारों में तो सही क्या है, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, ये हमारा कर्मवाच्य में बदल गया। अब है हमारा प्रश्न संख्या हमारा 3 आ रहा है। 3 में क्या दिया गया है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। क्या है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उपर्युक्त वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। अब यहां पर पहले तो सीधे हम देख रहे हैं सरल वाक्य है, अब इसको हमें क्या करना है, भाववाच्य में बदलना है। अब इसको फीलिंग्स में लेकर आना है चीजें, हम अभी कर्म में या आप कर्ता में लेकर नहीं आएंगे, हम इसको लेके आएंगे फीलिंग्स में लेकर आएंगे। तो क्या है, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते। दूसरा, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं गया। तीसरा, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता। तो सही क्या है, अगर हम देख रहे हैं, पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, क्या है, ये हमारा सही होगा। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तवाच्य वाला वाक्य छाटिए जिसमें कर्तवाच्य यानी कि कर्ता की प्रधानता है।
छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया। अब देखिए द्वारा लगा है तो सीधे सीधे ये तो कर्मवाच्य है, हमारा गलत हो गया। छात्रों से सभी का स्वागत करवाया गया, तो ये भी सही वाक्य नहीं है। छात्रों ने, अब यहां देखिए ये यहां करवाया गया है और यहां पर आपको देखना है करा गया। सही सरल वाक्य ढूंढना है। छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ये सरल लग रहा है, तब भी आगे का देखते हैं। छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाता है, द्वारा लगा तो ये तो कर्मवाच्य में हो गया, गलत। सही हमारा क्या है, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, ये हमारा सरल वाक्य हो गया। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का सही विकल्प है। दिए में भाववाचक का सही विकल्प क्या है। आओ वहां बैठें, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, चलो अब वहां बैठें। तो अब यहां पर जब हम फीलिंग के लिए बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, जाएं जैसे, तो यहां पर क्या होगा, आओ वहां बैठा जाए, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो अब हम आएंगे प्रश्न संख्या 5 पे। हमने वाक्य देख लिया, वाच्य देख लिया, और अब हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारा पद परिचय। तो क्या है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं। अब आपको देखिए इसमें भी आपको 4-5 प्रश्न दिए गए हैं, सिर्फ 4 प्रश्न ही करने हैं। तो पहला प्रश्न है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय होगा। रेखांकित शब्द है हमारा दिल्ली। अब दिल्ली को हमें बताना है कि ये क्या है। तो सबसे पहले आप ये देख लिए कि दिल्ली एक संज्ञा है, एक शहर का नाम है, तो ये हमारी क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रखेंगे, बाकी हम हटा देंगे। तो हमने जातिवाचक संज्ञा हमने हटा दी, हमने 2 व्यक्तिवाचक थी, हमने दोनों रखी। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, शहरों के नाम हमेशा पुल्लिंग पे रहते हैं। अब क्या है, ये हमारा अधिकरण कारक है या कर्म कारक है। तो अब आप कौन सा कारक देखेंगे, इसमें कौन सा है। तो पहला हमारा क्या रहा है, हम कल दिल्ली को जा रहे हैं, ऐसे आएगा, या हम कल दिल्ली में जा रहे हैं। तो क्या अगर हम कहेंगे अधिकरण मतलब पोजीशन बताते हैं, तो वहां आप कहेंगे अधिकरण मतलब हम पोजीशन बताते हैं कि क्या है, तो हम कहां जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। तो सही क्या है हमारा, सेकेंड वाला अधिकरण कारक। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 हमारे पास में क्या है, यह बालक बहुत मेधावी है। अंडरलाइन वर्ड है हमारा यह। तो यह हमारा है क्या चीज, सबसे पहले हमें यह देखना है। यह किसके सामने लगा है, बालक के साथ। अब देखिए नियम, संज्ञा और सर्वनाम शब्द कभी भी साथ में नहीं आते। यह हमें पता है कि यह सर्वनाम होता है, लेकिन साथ ही उसके क्या लगा है, संज्ञा। तो नियम पहला क्या है, संज्ञा सर्वनाम साथ नहीं आते, और अगर साथ हैं तो जो सर्वनाम शब्द है वो सर्वनाम नहीं होकर वो विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। इस बात से हम बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, गुणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण है। तो अब 2 चीजें हैं हमारे पास सामने, 2 विशेषण हमने रखे हैं, बाकी हमने हटा दिया। तो अब यह क्या है, यह से क्या हमें बालक की गुणता के बारे में पता चला, उसके बारे में कुछ अच्छी चीज पता चल रही है, मगर यह जो है वो सर्वनाम है। अब सर्वनाम होने के कारण यह हमारा क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो सही हमारा क्या है, सार्वनामिक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण हमारा गलत हो गया। एक वचन है, पुल्लिंग है, और विशेष क्या है उसका, बालक। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 पे हमारे क्या है, अचानक वर्षा होने लगी। प्रश्न से क्या है, अचानक वर्षा होने लगी। अब अचानक शब्द हमारा है क्या, सबसे पहले हमको ये देखना है। तो आप ये देख रहे हैं वर्षा, वर्षा होना, होना जो है क्रिया है। अब क्रिया कैसे संपन्न हो रही, क्रिया के बारे में क्या बता रहे हैं कि अचानक हुई, यानी कि क्रिया क्या है, अचानक संपन्न हुई है। तो इस कारण ये हमारी क्या होगी, क्रिया के बारे में बता रही है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता जिन शब्दों से पता चलती है वो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण। तो आप तो देख रहे हो सभी क्रिया विशेषण है। अब हम क्या बताएं, इसमें क्या है, कालवाचक नहीं हो सकता क्योंकि ये समय नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये इसको हम यहां से काट देते हैं। रीतिवाचक,
ये रीति, अचानक क्या होता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो ये हमारा सही है। स्थानवाचक नहीं है क्योंकि जगह नहीं बता रहा, परिमाणवाचक नहीं है क्योंकि ये क्वांटिटी नहीं बता रहा है कि कितनी वर्षा हुई, ठीक है ना। ये बोला कि अगर ये बोल दें कि क्या कहते हैं 10 मिलीलीटर वर्षा हुई तो ये परिमाणवाचक होती, अगर कुछ हुई तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होती। तो यहां पर क्या बता रहा है, रीति बता रहा है, किस तरीके से वो संपन्न हो रही है, अचानक संपन्न हुई है। तो यहां पर क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी, क्रिया की विशेषता है। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में हमारे पास क्या है, वाह भारत मैच जीत गया। ये तो हम देख के तुरंत बता दिया हमने कि हम उसके साथ हमारा क्या लगा हुआ है, विस्मय सूचक वाक्य लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्मय, क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक। तो हम वो रखते हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय को हम काट देते हैं। विस्मय सूचक हमने दोनों रखे। विस्मय सूचक अव्यय है शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति। उससे क्या हमें शोक पता चल रहा है, दुख पता चल रहा है, आह ओह ऐसा तो शब्द नहीं है, मतलब शोक नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। विस्मय सूचक अव्यय है प्रसन्नता सूचक भाव के व्यक्ति। वाह, वाह मतलब हम प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, यानी कि प्रसन्नता सूचक है। तो सही हमारा क्या है, विस्मयादि सूचक अव्यय है और प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब खुश होने के भाव को व्यक्त कर रहा है। अब है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब यहां पर क्या है, तुमने क्या है, सर्वनाम है। ये हमारा क्लियर हो गया। सर्वनाम के भेद पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं सर्वनाम के अलावा अगर कोई और है तो सभी आप देख रहे हो कि सर्वनाम है। अब तुमने हमारा सर्वनाम का कौन सा भेद है, तुम, आप, तुम, मैं जैसे शब्द आते हैं, उसने, उन्होंने, तो वो हमारे हमेशा किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, हमने ये देख लिया। अब तुमने किस में आ रहा है, मैं किस में आएगा, उत्तम पुरुष में। तुम या तुमने किस में आता है, मध्यम पुरुष में। उसने और उन्होंने आता है अन्य पुरुष में। तो अब यहां पर तुमने किस में आया, मध्यम पुरुष में। हम मध्यम पुरुष रखते हैं और बाकी हटा देते हैं। निजवाचक सर्वनाम तो है ही नहीं, मध्यम पुरुष है, सही है, उत्तम पुरुष नहीं है। तो अब हमारे पास 2 मध्यम पुरुष हैं। अब इसमें से हम कैसे खोजेंगे, क्या दिया है, मध्यम पुरुष, मध्यम, एक वचन बहुवचन। तो यहां तो तुमने, यहां तो खाली एक के लिए बात करी जा रही है, बहुत सारे लोगों के लिए बात थोड़ी ना करी जा रही है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या है, एक वचन है, इसलिए अब हमारा ये सही है और ये गलत हो जाता है। कर्ता कारक है क्योंकि उसी के द्वारा काम को संपन्न किया गया है। तो अब हमारा यहां पर प्रश्न 5 भी खत्म हो गया। अब हमारे पास जो प्रश्न 6 आएगा उसमें हमारे पास क्या रहेगा, रस। तो अब रस में भी हम देखते हैं, रस में जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, आपका निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब फिर आपके सामने 5 प्रश्न दिए गए हैं और आपको 4 प्रश्न इसमें से लेने हैं। एक ओर अजगरही नखी एक ओर मृगराज, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। हमने आपको पहले भी कई बार सॉल्व कराया है, आपको एमसीक्यूज में भी सॉल्व कराया है, आपको जब हमने रस का पार्ट पढ़ाया था तब भी ये सॉल्व कराया था। तो आप जल्दी से इसको बताइए कि इसके अंदर क्या आएगा। एक और अजगर है और उसको देखकर जो बटोही है और एक और मृगराज, यानी कि जो सिंह है, एक और अजगर और एक जगह सिंह, और बीच में जो है वो जो शिकारी है वो डर के मारे वो बेहोश हो गया है। तो यहां पर कौन सा रस होगा, यहां पर भयानक रस होगा, मतलब भय लग रहा है, डर उसको लग रहा है। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। हम सभी को पता है उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है, अब हमारे पास फिर एक छोटी सी कुछ लाइंस दी गई हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हम हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। तो यहां पर क्या चीज आपको व्यक्त हो रही है, हम ये वाला कुछ ये लाइंस भी हम आपको पहले सॉल्व करा चुके हैं, बहुत इजी है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, करतल करतल युगल मलना, यानी कि क्रोध का आ जाना हमें पता चल रहा है। तो क्या है,
क्रोध आ रहा है, और क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। तो सही हमारा क्या है? रौद्र रस। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में परिणत हो जाता है? यानी कि क्या चीजें होती हैं जो रूप जो है उसको रस में परिणत हो जाता है। तो हम सभी को पता है कि रस को बनाने के लिए हमें 4 अंगों की जरूरत पड़ती है। उन 4 अंगों में पहला है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव, और सबसे जरूरी क्या होता है? स्थायी भाव। ये 4 अंग मिलकर ही रस को बनाते हैं। तो ये सब जब भाई विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की सहायता से क्या स्थायी भाव जो है वो रस में के रूप में परिणत हो जाता है। अब आ रहा है हमारे पास प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? जहां पर हम बिल्कुल चौंक जाएं, चीजें अचानक कोई चीज हो जाए, तो मतलब उसका स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, जुगुप्सा या क्रोध। भय भयानक रस का है, विस्मय हमारा किसका है? अद्भुत रस का है, जुगुप्सा हमारा बीभत्स रस का है, क्रोध हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव है। तो इन सब के स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हुआ? विस्मय हुआ। तो अब हमने यहां पर अपने रस भी खत्म कर लिए, और इस तरीके से हमारा खंड खा खत्म होता है। अब हमारा खंड गा शुरू होगा। खंड गा में हमारे पास में क्या आएगा? पाठ पुस्तक से रिलेटेड। अब हमारी जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज जो हमारी फर्स्ट टर्म में आ रही है उस पे पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड है। 14 अंक का दिया गया है। ये पूरा खंड हमारा 14 मार्क्स का है। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको पूरे के पूरे 14 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो जो 7वां क्वेश्चन हमारा इस खंड में आ रहा है, मतलब इस खंड का पहला और प्रश्न जो हमारे प्रश्न पत्र है उसका 7वां प्रश्न है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 into 5 यानी एक गद्यांश दिया है, उसके 5 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, और इन 5 क्वेश्चन को आपको करना है, और 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कौन सा है? नहीं साहब वो लंगड़ा। अब इसको हमें पहले कुछ शब्द पढ़ते हैं, हमें ये पता चल गया कि ये हमारा नेताजी के चश्मे से लिया गया गद्यांश है। क्या दिया है? नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। अब इसी गद्यांश पे हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा गया है? कौन है जिसके बारे में देशभक्त के बारे में बोला गया कि ये व्यक्ति देशभक्त है? हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को या लेखक को? तो इस गद्यांश में देशभक्त बोला गया है कैप्टन चश्मे वाले को। अब हमारे पास आ रहा है प्रश्न संख्या 2। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी? क्या बात थी जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी पान वाले की? मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी करना, एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। तो जो नहीं पसंद आई थी हालदार साहब को वो बात थी एक देशभक्त का मजाक उड़ाना, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 पे क्या है? चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था? उसके साथ उसने क्यों अपना बांस टिका दिया था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी, यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी, वह उसके जानकार की दुकान थी। तो सही कारण क्या था? उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, इसलिए वो दुकान के सहारे बांस को टिका रहा था।
अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे। क्या पूछना चाहते थे चश्मे वाले के बारे में? चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है, वह चश्मे कब से बेच रहा है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, वह कहां रहता है। तो हवलदार साहब क्या पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, मगर पान वाला तो बात ही नहीं करना चाहता था, ये बात उसने पहले ही मना कर दी थी, तो ये क्वेश्चन वो पूछना चाहते थे। अब इसी पे आधारित हमारा 5वां प्रश्न क्या है, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके। वो और पूछना चाहते थे, मगर क्या कारण था कि कैप्टन के बारे में और ज्यादा जानकारी वो प्राप्त नहीं कर पाए। पहला, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। दूसरा, पान वाला कैप्टन के बारे में अधिक नहीं जानता था। हालदार साहब के पास समय की कमी थी। कैप्टन ने जानकारी देने से मना कर दिया था। तो सही क्या था, पान वाले ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। उसने साफ मना कर दिया था कि अब वो बात नहीं करना चाहता है। तो सही हमारा ये होगा। तो अब यहां पर हमारा जो गद्यांश पे आधारित हमारे 5 प्रश्न थे वो यहां पर पूर्ण होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूरा पाठ्य पुस्तक पे आधारित ही रहेगा। तो अब हमारे पास जो प्रश्न 8 आ रहा है वो क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अब आपके सामने 2 प्रश्न रखे गए हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न हैं। ये भी हमारी पाठ्य पुस्तक यानी गद्य सेक्शन से, ये जो गद्य हमने पढ़ा, हमारा गद्य जो क्षितिज बुक है वो 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड से हमने अभी एक गद्यांश देखा और अब उसी पे आधारित 2 प्रश्नों को रखा गया है। क्या दिया है कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था। जब बेटे की मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था। पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। तो जब बेटे की मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत जो है क्या करना चाहते थे, अपनी पतोहू का पुनर्विवाह कराना चाहते थे, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। तो क्या था, पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या पूछा गया है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुक्त थे। क्या चीज थी जो बाल गोविंद भगत की उनको बहुत अच्छी लगती थी। पहनावे पर, व्यवहार पे, मधुर गान पर या कार्य कुशलता पे। तो गांव जाते थे तो क्या देखते थे, उनका जो मधुर गान था उनको मोहित कर लेता था। वो इतना बढ़िया गाते थे बाल गोविंद भगत, तो उस पे एकदम मुक्त हो जाया करते थे। तो ये हमारा एकदम सही है। अब हमारे पास आ रहा है खंड गा। खंड गा हमारा क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक का ही जो हम पढ़ रहे थे, अभी हम खंडगा ही पढ़ रहे थे, खंडगा का ही अभी हम पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हम गद्य खंड को पढ़ रहे थे। अब खंडगा में ही पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हमारा काव्य खंड आ रहा है। गद्य खंड में हमने देखा एक हमारा गद्यांश था, फिर उस पर 5 प्रश्न थे और इसके अलावा 2 प्रश्न और थे, यानी कि टोटल 7 प्रश्न पूछे गए थे। अब यहाँ पर भी हमारे काव्य खंड से भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 हमारे काव्यांश से पूछे जाएंगे और 2 हमारे ऐसे पूरे पुस्तक में से कहीं से भी पूछे जाएंगे जो हमारे पाठ दिए जा रहे हैं इस बार। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 into 5। अब काव्यांश है, इसके 5 प्रश्न हैं और इन सभी को हमें देना है। क्या दिया है हमारा, ये जो पहला क्या कहते हैं, सॉरी दूसरा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका यहाँ पर काव्यांश दिया गया है। क्या दिया है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केयु एक दास तुम्हारा, आये सु कहे कही किन मोही, सुनि रियसाई बोले मुनि कोही, सेवकू सो जो हो करे सेवकाई, अरकानी करे करे लड़ाई, सुनहो राम जेहु शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा, सो बिल गाऊ बिसलाई समाजा, ना तय मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अब माने, बहु धनु तोरी लड़काई, कभौ नासी रिस कहीं गुसाई, ये ही धनु पर ममता केहु होती, सुनु रसाई के भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बरस बोलत, तो ही ना संभार, धनु ही समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो ये हमारा जो है एक पूरा पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश पे आधारित अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। परशुराम बहुत गुस्से में थे तो राम जी ने क्या बोला,
धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा, यह धनुष आप अपने आप टूट गया। तो राम जी ने क्या बोला था? कोई दास तुम्हारा, अर्थात क्या है? कोई आपका सेवक तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। अब हम आ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 पर। क्या दिया है? स्वयंवर में जो धनुष टूट गया वह किसका था? जो धनुष तोड़ा गया था, यानी जो टूट गया था राम जी द्वारा, वो किसका धनुष था? राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का, या परशुराम जी के आराध्य शिव जी का? तो सही किसका है? वो है परशुराम जी के आराध्य शिव जी का धनुष था, जो कि स्वयंवर में तोड़ा गया था। अब है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है? शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? भाई धनुष टूट गया, भाई प्रत्यंचा चढ़ाते हुए, तो परशुराम जी को इतना गुस्सा क्यों आया था? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था, इसलिए उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए वो क्रोधित हुए। वे क्षत्रिय कुल के विरोधी थे, इसलिए क्रोधित थे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए। तो कारण क्या था? परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष बहुत ज्यादा प्रिय था और उसका टूटना ही उन्हें सबसे ज्यादा अप्रिय लगा और इसीलिए वो क्रोध में आ गए थे। अब है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? भृगुकुल केतु इसमें नाम आया है, वो किसके लिए बोला गया है? लक्ष्मण को, राजा जनक को, परशुराम जी को, या विश्वामित्र को? तो भृगुकुल केतु जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? वो परशुराम जी के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वो भृगुकुल की पताका यानी झंडे को हमेशा अपने साथ लेकर रखते थे, इसीलिए भृगुकुल केतु बोला गया है। अब है प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया हुआ है? शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? उन्होंने किस शत्रु के समान, अपने जो जिसने धनुष तोड़ा है उनका किस शत्रु के समान है? तो क्या दिया था? कर्ण, सहस्त्रबाहु, घटोत्कच या दुर्योधन? तो सही था क्या? सहस्त्रबाहु जो है, जैसे सहस्त्रबाहु उनका दुश्मन था, उसी तरीके से धनुष को तोड़ने वाला भी उनका दुश्मन है। अब यहां पर ये प्रश्न संख्या 9 के जो हमारा पद्यांश था उसके 5 प्रश्न पूछे गए थे, यहां खत्म होता है। अब काव्यांश के जो और पार्ट हैं उन पर आधारित हम पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो होगा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में हमारे पास में क्या दिया गया है? आपको सभी प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का 1 है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? तो पाठ पहला है सूरदास जी वाला, तो उसमें जो हमें किसने जो है वो राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, या उद्धव ने? तो किसको बोले थे? राजनीति पढ़ी आए। तो किसके लिए इस्तेमाल किया था? श्री कृष्ण जो है वो अब राजनीति पढ़ लिए हैं, गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए ये बात बोली थी। अब है प्रश्न संख्या 2 में क्या है? सूरदास पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? अब उन्होंने बोला था ना, उद्धव तुम तो हो बड़े बड़भागी, तो बड़भागी मतलब भाग्यशाली। तो किसके लिए इस्तेमाल किया था उन्होंने? श्री कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, या स्वयं को? तो बड़भागी किसके लिए व्यंग करते हुए भाग्यशाली किसे बोला था? उद्धव को भाग्यशाली बोला था। तो इस तरीके से हमने यहां पर अपना पूरा सैंपल पेपर खत्म किया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आपने देखा, आपको अगर क्लास 10th के और भी चीजों को देखना है या समझना है, कोई पार्ट समझना है या और भी सब्जेक्ट्स को जानना समझना है, तो उसके लिए आपको आना होगा हमारी वेबसाइट magnetsbrain.com पे। जब आप यहां पर आएंगे तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस आप यहां अवेलेबल देखेंगे। तो आप यहां पर चूज करेंगे क्लास 10, क्योंकि आप तो क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10 चूज करेंगे। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लास 10 में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। तो अब आपको जिस भी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है या पढ़ना चाहते हैं, समरीज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, वन शॉट रिवीजन है, एमसीक्यूज हैं, आपके सैंपल पेपर हैं, कुछ भी आप देखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ अपने उस सब्जेक्ट पर क्लिक करना है जहां पे वॉच नाउ लिखा है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। जो भी आप समझना चाहते हैं उस प्लेलिस्ट में चूज करेंगे। चूज करते ही उसके अंदर सभी टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। सपोज आप समरी देखना चाहते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं,
या आप वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हैं या एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, जो भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, जो चीज़ आप पढ़ना समझना चाहते हैं। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।